नमस्कार, मैं श्रीमती राजेश्वरी सोनी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद। हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो कि एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसके यूनिट 5 मुद्रास्फीति का लगातार लेक्चर के माध्यम से हम स्टडी कर रहे हैं। मुद्रास्फीति का आशय, परिभाषा, कारण, उपाय आदि का अध्ययन हम कर चुके हैं और इसके पश्चात हम मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु डिफ्लेशनरी एंड इन्फ्लेशनरी गैप एंड फिलिप्स कर्व का स्टडी आज करेंगे। इसे हिंदी में कहेंगे अपस्फीतकारी अंतराल एवं स्फीत अंतराल और फिलिप्स वक्र। इसका अध्ययन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में मुद्रास्फीति जो है बीकॉम प्रथम वर्ष, बीबीए, एमकॉम और अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है मुद्रास्फीति, जिसमें मुद्रा का मूल्य लगातार कम होते जाता है। इसे हम स्टडी करते हैं। आज हम देखते हैं अपस्फीतकारी अंतराल यानी कि डिफ्लेशनरी गैप्स। हम इसे परिभाषित जो करेंगे इस तरह से करेंगे। अपस्फीतकारी अंतराल जो है किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए जितने व्यय की आवश्यकता होती है, अर्थात पूर्ण रोजगार के लिए जितने व्यय की आवश्यकता होती है, यदि उस मात्रा से कम व्यय किया जाता है तो इन दोनों का जो अंतर आता है, अर्थात व्यय की आवश्यकता और किया गया व्यय, इन दोनों का जो अंतर आता है उसे अपस्फीतकारी अंतराल कहते हैं, जिसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया गया है। इस अपस्फीतकारी अंतराल का ग्राफ आप देख रहे हैं। इस ग्राफ में जो OX अक्ष पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और OY अक्ष पर कुल आय को लिया गया है और OM पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन को प्रदर्शित करता है। इस रेखा पर जो स्फीतकारी अंतराल और अपस्फीतकारी अंतराल का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा है। इस रेखा में P और N, यह जो अंतराल है इसे हम अपस्फीतकारी अंतराल कहते हैं, जो कि MN और MP के डिफरेंस से बनता है, जो कि आय का विभिन्न स्तर है। कुल आय का संपूर्ण स्तर है MN और MN में से MP को अगर हम माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसे हम अपस्फीतकारी अंतराल कहते हैं, जिसे उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि अगर पूर्ण रोजगार के लिए अर्थव्यवस्था में 5,000 करोड़ की आवश्यकता है, परंतु सरकार टैक्स लगाकर 500 करोड़ जनता से ले लेती है और जनता 50 करोड़ रुपए और खर्च करती है अपनी सेविंग्स से, तो कुल 4,550 करोड़ रुपए हो जाता है, जबकि आवश्यकता अर्थव्यवस्था में 5,000 करोड़ रुपए की थी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसे हम अपस्फीतकारी अंतराल कहेंगे। इस तरह से आप डिफ्लेशनरी गैप को व्याख्या कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्फीत अंतराल यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप। स्फीत अंतराल किसे कहते हैं? किन्स ने अपनी पुस्तक हाउ टू पे फॉर द वार 1940 में यह विचार प्रस्तुत किया कि स्फीत अंतराल वास्तव में है क्या। उन्होंने यह विचार मुद्रास्फीति की परंपरागत व्याख्या परिमाण सिद्धांत पर का संशोधन करते हुए दिया है और उनका कहना है कि स्फीत अंतराल स्थिर कीमतों पर वस्तुओं की पूर्ति के ऊपर उसके मांग के आधिक्य को बताता है, अर्थात पूर्ति कम और मांग अधिक होता है। इसे हम इस अंतराल को स्फीत अंतराल कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इस उदाहरण में एक कल्पना कीजिए कि किसी देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति करने के लिए ये आंकड़े आपके सामने उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों से हम अनुमान लगाते हैं कि ये जो 27,000 रुपये का टोटल आया है, ये 27,000 जो है वस्तुओं और सेवाओं का टोटल मूल्य है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का 27,000 वस्तु और सेवाओं का मूल्य, जबकि जनता के पास राशि कितनी है? 36,000। टोटल उपलब्ध राशि कितनी है? 36,000, अर्थात जनता के पास राशि अधिक है और वस्तुएं 27,000 की हैं। तो इन दोनों के बीच जो
अर्थात जो समाज के वितरण के लिए माल तथा सेवाओं की कुल उपलब्ध मात्रा का मूल्य 27,000 करोड़ और जनता के पास शुद्ध व्यय के लिए राशि 36,000। इन दोनों से जो 9,000 करोड़ की राशि है वह स्फीतिक अंतराल कहलाता है। अर्थात किंच के अनुसार मुद्रा की मांग और पूर्ति में यह जो अंतर है, यही अंतर कीमत में वृद्धि का प्रमुख कारण है और यही अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा करता है, जिससे मुद्रा स्फीति आती है, वस्तुएं महंगी होने लगती है। आगे हम इस स्फीत अंतराल का रेखा चित्र को यदि समझना चाहें तो इसका रेखा चित्र आपको दिखाई दे रहा है पेज पर, जिसमें OX अक्ष पर उत्पादन लिया गया है और OY अक्ष पर आय को लिया गया है। आय का मतलब होता है C + I + G, यानी कि उपभोग, विनियोग आदि का योग। इस रेखा चित्र में OYF प्रथम उत्पादन और OY1 द्वितीय उत्पादन को प्रदर्शित करता है। जो स्फीतिक अंतराल की स्थिति है वह YFE और YFE1 की जो स्थिति है यह स्फीतिक अंतराल को प्रदर्शित करती है। अगर उत्पादन को बढ़ाकर OY से OY1 कर दिया जाए तो स्फीत अंतराल को समाप्त किया जा सकता है और ये C + I + G उपयोग, उपभोग, विनियोग और सरकारी व्यय का जो योग है उससे हम मुद्रा स्फीति की स्थिति को समझते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व एक्चुअली क्या है, हमारे MCOM के लिए यह वक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। फिलिप्स कर्व अर्थात रोजगार और मुद्रा स्फीति का संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो अर्थशास्त्री फिलिप्स ने मुद्रा स्फीति पर एक अनुभवजन्य दृष्टिकोण दिया, जो अनुभव पर आधारित है, जो कि प्रमाणों पर आधारित है। इसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है क्योंकि प्रोफेसर अर्थशास्त्री फिलिप्स ने अपने अनुभव के आधार पर इस संबंध की व्याख्या की है। फिलिप्स वक्र मजदूरी, कीमत और बेरोजगारी के संबंध को स्पष्ट करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने ब्रिटेन के लगभग 100 वर्ष के ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए पर्याप्त अनुसंधान के आधार पर 1958 में एक लेख लिखा, द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेजेस रेट इन यूनाइटेड किंगडम। यह लेख प्रकाशित किया। यह जो लेख था वह ब्रिटेन में 1861 से 1957 के बीच जो बेरोजगारी का प्रतिशत था और मजदूरी के दरों में जो होने वाला परिवर्तन था, इसके प्रतिशत के आंकड़ों का विश्लेषण था। अर्थात बेरोजगारी का प्रतिशत और मजदूरी का प्रतिशत, इन दोनों में परिवर्तन का विश्लेषण था। इसको रेखा चित्र पर भी इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो फिलिप्स वक्र का बाद में और भी संशोधन किया गया, बाद में और भी सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत किया गया, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी और मुद्रा स्फीति का जो दर है, जो आपस में विपरीत संबंध होता है, इसको फिलिप्स ने व्याख्या किया है। आगे हम देखते हैं कि फिलिप्स कर्व में जो संबंध पाया जाता है, फिलिप्स वक्र में जो व्याख्या किया गया है, बेरोजगारी में परिवर्तन और मजदूरी दर में परिवर्तन, इनके बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। और विपरीत संबंध के दो आधार हैं। विपरीत संबंध के दो आधारों पर व्याख्या की गई है। पहली व्याख्या है श्रम का अत्यधिक मांग, एक्सेस डिमांड फॉर लेबर। श्रम का जब अत्यधिक मांग होता है तो उसके कारण से फिलिप्स कर्व में बेरोजगारी का प्रतिशत विपरीत आता है। और दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि व्यापार क्रिया की प्रकृति, व्यापार की क्रिया की जो प्रकृति होती है, मजदूरी दर और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को स्थापित करता है। अर्थात यदि व्यापारिक क्रिया मजदूरी से संबंधित हुआ तो बेरोजगारी और रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। इन दो आधारों पर
अर्थात फिलिप्स वक्र के विलोम संबंध में फर्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा, श्रम की अत्यधिक मांग, अर्थात श्रम की मांग यदि बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगा। और दूसरा, व्यापार की क्रिया की प्रकृति। व्यापार क्रिया से आशय है कि व्यापार क्रिया का यदि आप विस्तार करते हैं, बढ़ाते हैं, व्यापार क्रिया को विस्तार करते हैं तो श्रम लगेगा आपको, और श्रम अधिक होने के कारण बेरोजगारी कम होती है। यानी कि व्यापारिक क्रिया अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, और यदि व्यापारिक क्रिया में संकुचन होगा, व्यापार क्रिया में संकुचन होगा तो आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी। ये विपरीत संबंध इन दो बिंदुओं से हम व्याख्या कर सकते हैं कि फिलिप्स वक्र यह व्याख्या करता है कि बेरोजगारी की दर में परिवर्तन मजदूरी या श्रम की मांग के साथ होता है। इसे हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये आप ग्राफ जो देख रहे हैं, यहाँ पर पीसी जो कर्व दिख रहा है आपको, फिलिप्स कर्व है। इस कर्व को जो नाम दिया गया है, फिलिप्स कर्व नाम दिया गया है। इसमें इस रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर बेरोजगारी ली गई है और ओ वाई अक्ष पर मुद्रास्फीति की दर ली गई है। देखिए, जैसे जैसे आपकी बेरोजगारी बढ़ते जाती है, जैसे जैसे आपकी बेरोजगारी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन होते जाता है। जब बेरोजगारी 0 से 3 थी तब मुद्रास्फीति की दर जो है वह 10% थी, लेकिन जैसे ही बेरोजगारी का दर बढ़ा 4%, 0 से 4 हुआ, तो मुद्रास्फीति की दर 10 से कम होकर घट कर क्या हो गई, 8 हो गई। अर्थात इस तरह से मुद्रास्फीति का दर और बेरोजगारी का संबंध विपरीत संबंध होता है। इस चित्र से हमको पता चलता है। फिलिप्स वक्र इस ओर भी संकेत करता है कि स्फीति रहित मूल्य स्थिरता के लिए बेरोजगारी का अनुपात ऊंचा होना आवश्यक है। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ना हो तो बेरोजगारी के दर को ऊंचा ही रखना पड़ेगा। यह एक आकलन है। और हमने देखा है कि मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, एक तो मांग प्रेरित और दूसरा लागत प्रेरित। हम यहाँ पर निष्कर्ष निकालते हैं कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो है, सेकंड नंबर की जो मुद्रास्फीति है, अगर उससे अर्थव्यवस्था को बचाना है तो हमको बेरोजगारी के दर को ऊंचा रखना पड़ेगा। लोग यदि बेरोजगार रहेंगे तभी मुद्रास्फीति नहीं आएगी, ऐसी ये व्याख्या बताती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर सैमुएल्सन और सोलो, ये दोनों प्रोफेसर्स ने फिलिप्स वक्र को अमेरिका में लागू किया। अमेरिका में एक प्रैक्टिकल किया इन्होंने, अमेरिका में लागू किया। तो यह निष्कर्ष निकाला इन्होंने, प्रोफेसर्स ने, कि यदि कीमतों में स्थिरता रखना है, आपको मुद्रास्फीति की दर को स्थिर रखना है, कीमतों में स्थिरता अर्थात मुद्रास्फीति की दर को स्थिर रखना है, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का जो दर है वह 5.5% आवश्यक है। और इसके पीछे यह भी मान्यता है कि श्रम की जो उत्पादकता दर है वह 2.5% की वृद्धि होनी चाहिए। ऐसा एक व्याख्या में आया है जो अमेरिका के ऊपर लागू किया गया है। इस तरह से फिलिप्स वक्र भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से मुद्रास्फीति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि फिलिप्स वक्र से क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलिप्स वक्र से निष्कर्ष निकलता है, फर्स्ट पॉइंट, कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ रह सकते हैं। दूसरा हम व्याख्या निकालते हैं कि फिलिप्स वक्र की व्याख्या 2 आधारों पर होती है। पहला, श्रम की अत्यधिक मांग, और दूसरा, व्यापार क्रिया की प्रकृति। इन 2 आधारों पर फिलिप्स वक्र की व्याख्या होती है। तीसरा पॉइंट हम ये निष्कर्ष निकालते हैं फिलिप्स वक्र से कि बेरोजगारी की दर 5.5% मजदूरी की स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो कि ब्रिटेन पर आधारित व्याख्या की गई है। ब्रिटेन पर आधारित है कि बेरोजगारी की दर 5.5% होना चाहिए यदि मजदूरी की दर को स्थिर रखना है, और तथा बेरोजगारी की 2.5% की दर जो है मूल्य स्थिर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट अगला हम पॉइंट देखते हैं कि अगर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है आपको, फिलिप्स वक्र व्याख्या करता है, फोर्थ पॉइंट पे व्याख्या कर रहा है कि फिलिप्स वक्र के अनुसार यदि मांग प्रेरित स्फीति को यदि आपको नियंत्रित करना है
फिलिप्स वक्र के अनुसार यदि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करना है तो प्रतिबंधित मौद्रिक या राजकोषीय नीति आपको लागू करना पड़ेगा। मांग प्रेरित स्फीति को प्रतिबंधित मौद्रिक और राजकोषीय नीति द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु अगर लागत प्रेरित स्फीति को नियंत्रित करना है तो आपको मौद्रिक और राजकोषीय की प्रतिबंधित पर्याप्त मात्रा में बेरोजगारी सृजित करना पड़ेगा। बेरोजगारी सृजित करके ही आप लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। अर्थात फिलिप्स वक्र का ये जो 4 नंबर का पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर फिलिप्स वक्र यह बता रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को हम कैसे नियंत्रित करते हैं, मौद्रिक और राजकोषीय नीति से, और दूसरा लागत प्रेरित स्फीति को हम नियंत्रित करते हैं मौद्रिक और राजकोषीय नीति के अंतर्गत बेरोजगारी बनाकर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। बेरोजगारी सृजित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह सारांश है जो कि फिलिप्स वक्र से संबंधित है। ओके, थैंक यू।